हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर रवि अग्ररी। और अब आइए आगे बढ़ते हैं, या कहिए कि कुर्सी की पेटी बांध लेते हैं। ओके, तो चलिए कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। और अब मौसम ख़राब होने वाला है, या कह लीजिए कि अब पढ़ाई के माहौल में हम एंटर करने जा रहे हैं। और जैसे कि पिछले 6-7 सालों से लगातार यूट्यूब पर ये करंट अफेयर्स के सेशंस मैं लगातार दे रहा था, तो इस साल मैं कैसे रह सकता था। तो चलिए उस सेशन की शुरुआत करते हैं। और दिस इज़ द फर्स्ट लेसन। और इस लेसन में थोड़ा सा हम आपको 10-15 मिनट, मतलब जस्ट 5-10 मिनट्स मैक्सिमम, आई विल डिस्कस विथ यू लाइक क्या है साइंस, और साइंस में क्या करने हैं, और साइंस में क्या रहा है, और साइंस में क्या होना चाहिए। व्हाट इट, यानी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर्स पे थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन करेंगे, और फिर आगे बढ़ेंगे। दिस सेशन इज़ एक्चुअली, जो मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इट्स अ बाइलिंगुअल सेशन। और दोज पीपल हैव अ डिफ़िकल्टीज, वो इंग्लिश के सेशन में जाएंगे। तो इट मीन्स जो सेशन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसमें बाइलिंगुअल है, जो ये रिकॉर्डिंग जो अभी आपको यहाँ पे मैं अपलोड कर रहा हूँ। और इसके बाद जो दूसरा इसके साथ जो साथ साथ पैरेलली एक अपलोड होगा वो इंग्लिश मीडियम पे भी होगा, बिकॉज मेनी ऑफ माई नोन, या कह लो मेरे अपने जो एस्पिरेंट्स हैं, दे आर फ्रॉम वेरियस अदर स्टेट्स, दोस हैव अ डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड हिंदी। ओके, लेकिन ये वैसे भी बाइलिंगुअल है, अगर यू कैन अंडरस्टैंड हिंदी तो यू कैन, मतलब यू विल बी फैमिलियर विद द सेशन ऑल्सो। बट डोंट वरी, हिंदी वालों को तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और जो प्योर इंग्लिश हैं, जिनको डिफ़िकल्टी होगी हिंदी में इवन इन द अंडरस्टैंडिंग, वो इंग्लिश वाले सेशन को देखेंगे। और उम्मीद करता हूँ ये पूरे के पूरे जो सेशंस हैं इनको आप हर ग्रुप पे शेयर ज़रूर करेंगे, जैसा आपने पीछे भी किया है। और तो मेरा जो काम होगा वो लोगों तक पहुँचेगा। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। और कुछ पॉजिटिव वाइब्स के साथ एक अच्छी शुरुआत है जो हम यहाँ पर आज करने जा रहे हैं। तो दिस इज़ अ करेंट सेशन फॉर 25-26, और मैं डॉक्टर रवि अग्ररी आप सबका अच्छी तरह से वेलकम करता हूँ, यानी फ्यूचर आईएएस ऑफिसर्स का वेलकम करता हूँ। इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, हाँ ये ज़रूर बोलूँगा, ये जो पीडीएफ यानी जो मैं आपसे कवर करने वाला जा रहा हूँ, ये इन्हीं इस टेलीग्राम चैनल्स पे मौजूद है, यहाँ पे जाके आप ले लेना। और डॉक्टर रवि पी अग्रहरी ऑफिशियल आप जाओ, तो वहाँ पर ये सारे के सारे जो पीडीएफ हैं अब वहीं पर आपको अपलोड होंगे, और वीडियो की लिंक भी जो होगी यूट्यूब से वो वहीं पर जाएगी। गॉट इट। और जो यूट्यूब से है वो कहाँ पर अपलोड हो रहा है वो भी आपको पता ही है, डॉक्टर रवि अग्रहरी क्लासेस पे ये सारी चीज़ें अपलोड हो रही हैं। साथ साथ अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो ये सोशल मीडियाज़ भी हैं, फेसबुक पेज भी है रवि पी अग्रहरी 1, और इंस्टाग्राम भी है रवि_p_अग्रहरी। तो सारी जगह पे मैं आपसे मिलता हूँ, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि आपके लिए तो मैं नहीं बोलूँगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि आप अभी पढ़ रहे हैं, तो मैं आपसे कभी नहीं बोलूँगा बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे अपना समय बर्बाद करें। लेकिन मुझे आपसे जुड़ने के लिए ये एक अच्छा तरीका होता है। जैसे मैं पूरे भारत में जितने भी बच्चे हैं मेरी किताबें या तो पढ़ते हैं लाखों की संख्या में, या मेरे क्लासेस देखते हैं, या मुझसे फिजिकली क्लासेस कर चुके हैं, और या जो अभी आगे करेंगे, ऑडिट, उन सब के लिए एक तरीका है जहाँ पे यूट्यूब पे ये क्लासेस आपको अपलोड करता रहता हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात सीधा बता दूँ, आई एम नॉट अ यूट्यूबर, जो मैं हमेशा भी बोलता रहा हूँ। तो यहाँ पे ज़्यादातर सेशंस आपको तभी देता हूँ, या तो जब मेरी कोई नई बुक आती है, उसमें कैसे पढ़ना है, क्या करना है, या कुछ एग्जामिनेशंस का समय आता है, तो वहाँ पे करंट अपडेट्स में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, उन्हीं चीज़ों के लिए यूट्यूब्स हैं जो मैंने बनाया है। Fine. तो आपको बता दिया ये सारी चीज़ें कहाँ मिलने वाली, फिर मैं कह देता हूँ जो पीडीएफ है वो आपको डॉक्टर रवि पी अग्ररी ऑफिशियल जो टेलीग्राम है वहाँ पे मिल जाएगा। और इस जगह पे आप हमेशा जुड़े रहें, ठीक है। आगे फ्यूचर में भी आपको यहाँ पर काफ़ी सहयोग होगा जब तक आप यूपीएससी या स्टेट पेशर्स दे रहे हैं। देखिए ये एक एनालिसिस है जो कि शुरुआत में मैंने बोला ना आपको 5-10 मिनट कर दूं, क्योंकि ये पहली सेशन पहला लेक्चर है। और एक बात ये भी समझ में आ जाएगा कि हम लोग कैसे ये पूरा करंट अफेयर्स का सेशन है जो कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपके प्रीलिम्स के डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं जो ऑफिशियल वेबसाइट्स पे यूपीएससी ने लिखा है। और इसमें जो हमारा साइंस है वो यहाँ पर एक सब्जेक्ट है जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। ओके, और जो क्वेश्चंस हैं वो 2011 से अगर आप लेके एक एनालिसिस करो, तो फ्रॉम 2011 से 2024 तक जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने है। एवरेज 18, 13, 16, 16, 14, 18, 15, 18, 20, 17, 13, 18, 4, सबसे ज़्यादा मुझे 20 क्वेश्चंस मिलते हैं।
और सबसे कम मुझे 13 क्वेश्चंस मिलते हैं। और 2024 के एग्जामिनेशन में कुल 15 क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में इस सब्जेक्ट से आते हैं। दैट सब्जेक्ट इज अ जनरल साइंस। यानी जनरल साइंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। यानी कंक्लूजन यही है, जो सेशन हम आपको दे रहे हैं उसमें 15 + -2 to 3 क्वेश्चन है जो आपको मिलने वाले हैं। गॉट इट। लेकिन हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा सेशन है ये करंट अफेयर्स का है। गॉट इट। इसमें स्टैटिक को पढ़ा पाना इज नॉट पॉसिबल। जहां जहां जरूरी होगा उस स्टैटिक के पोर्शन को आई विल कनेक्ट विथ यू। यानी ये क्लास उनको ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है जिन्होंने मुझसे क्लासेस की हैं, स्टैटिक क्लासेस की हैं, चाहे फिजिकल क्लासेस की हो, कहीं इंस्टीट्यूशन में उन्होंने मुझे सुना हो, या फिर मेरे कोर्सेज वगैरह हो जो पूर्वांचल इस एप्लीकेशंस पे आते हैं वहाँ से किया हो। ठीक है। यानी वो चीज़ उन बच्चों को ज़्यादा मज़ा आने वाला है जिन्होंने मेरे साथ स्टैटिक किया हुआ है। ठीक है। पर फिर भी कोशिश रहेगी कि जो बच्चे पहली बार ओके मेरी क्लासेस करंट अफेयर्स में सुन रहे हैं उनको भी अगर कोई टॉपिक करंट अफेयर्स का आता है तो उसके साथ उसके स्टैटिक्स को भी थोड़ा सा आपको बताया जाए, ताकि यू विल नॉट हैव अ डिफिकल्टी इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी टॉपिक्स। फाइन, कोशिश मेरी फिर भी रहेगी। ठीक है। तो इसका सीधा मतलब हुआ कि हम जिस सब्जेक्ट्स की यहाँ प्रिपरेशन करने जा रहे हैं वहाँ पर आपके पेपर है 15 क्वेश्चंस +- 2 to 3 होने वाले हैं। ओके। और एक गुजारिश है कि आप जो भी करंट अफेयर्स के लेक्चर सुन रहे हैं वो इन्हीं ऑर्डर से स्टार्ट करेंगे। यानी ये पहला ऑर्डर है, यहीं से हम चलेंगे। गॉट इट। क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ समझ में आने वाला है कि हम कैसे इस चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। और एक चैप्टर ऐसा है जो कि हम इसी पीडीएफ में कवर करेंगे। गॉट इट। ये है बच्चों आपके साइंस में डिफरेंट तरह के सब्जेक्ट्स। ठीक है। जिसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और आती है टेक्नोलॉजी। मैंने क्या किया, 2011 से लेके 2024 तक के जो पेपर्स हैं उसकी पूरी एक एनालिसिस कर दी। तो मुझे ये लगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री का जो रोल है आपके पेपर में बहुत कम है। बायोलॉजी से फिलहाल कभी कभार क्वेश्चंस आते रहते हैं, लेकिन हाँ आपके पेपर में जो पूरा का पूरा रोल है वो किसका है, आपके पेपर में जो रोल है वो टेक्नोलॉजी का। यानी आपको यूपीएससी में जाना है तो आपको ज़्यादा टाइम अपना टेक्नोलॉजी में देना चाहिए। ठीक है ना। यानी 90% क्वेश्चन आपके पेपर में मैं मान सकता हूँ 80 to 100% क्वेश्चन जो आपके पेपर के हैं, फिलहाल 80 तो नहीं, 90 to 100% वो साइंस एंड टेक्स्ट से ही आते हैं। यानी 5 से 10%, कभी 20% शायद ही आपको पेपर में क्वेश्चंस प्योर बायोलॉजी, फिजिक्स या केमिस्ट्री से मिलेगा। जबकि अगर आप बायोलॉजी से देखो तो इसमें भी जो हेल्थ एंड डिजीज वाला टॉपिक है ना, वो मैं अप्लाइड में जोड़ दूं तो बायोलॉजी से क्वेश्चन ना के बराबर है। ओके फाइन, ना के बराबर है। और बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं बायोलॉजी से जो आप इकोलॉजी के साथ भी इंटरडिसिप्लिनरी कर सकते हैं। जैसे भी 2024 में क्वेश्चन पूछा, इनमें से कौन सा ऐसा प्लांट है जो पी फैमिली में आता है। पी फैमिली में आता है तो पी फैमिली का मतलब लेग्यूम्स में आते हैं, तो सारे के सारे सोयाबीन, हॉर्स ग्राम, ये सारे के सारी जो चीज़ें थी। तो ये क्वेश्चन जो था, वैसे काफ़ी लोग इसको बायोलॉजी भी बोल सकते हैं और इसको कुछ लोग बोलते हैं सर ये तो नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला क्वेश्चन, जब हम नाइट्रोजन साइकिल इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं तो वहाँ भी आते हैं। हाँ, एक बात और मैं बता दूं, मैं आपको सिर्फ साइंस एंड टेक के ही करंट अपडेट्स यहाँ पर नहीं कराने वाला हूँ। इसके अलावा यहाँ पर आपको इन्वायरमेंट्स के भी अपडेट्स मिलेंगे। तो इन टेलीग्राम और यूट्यूब में आप दोनों के अपडेट्स के लिए बने रहें। और ये ऐसा नहीं कि मैं आपको पहली बार करा रहा हूँ, लास्ट ईयर भी कराया था, लास्ट टू लास्ट ईयर भी कराया था, और लास्ट ईयर भी कराया था। तो इस साल भी करा रहा हूँ, आगे के सालों में भी कराता रहूँगा। ठीक है। या कह लो जब तक मैं हूँ तब तक करंट अफेयर्स आता रहेगा। गॉट इट। क्योंकि मुझे पता है कि आप बार बार कोचिंग्स तो ज्वाइन नहीं कर सकते। अब जो स्टूडेंट्स मेरा है जिसे मैंने पढ़ाया है आज से 4 साल पहले, 6 साल पहले, आज वो चौथा अटैम्प्ट या छठा अटैम्प्ट भी दे रहा होगा, तो उससे ये मेरा जो लेक्चर होगा करंट अफेयर्स का वो सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करेगा। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यानी कहने का मतलब है हमें टेक्नोलॉजी को ज़्यादा फोकस करना है। प्रीलिम्स का सिलेबस तो फिलहाल दिया नहीं है, जो आप में से हर किसी को पता है, यूपीएससी ओनली मेंशन द नेम ऑफ सब्जेक्ट, वही प्रीलिम्स में भी है। यानी हम इसी सिलेबस को कवर करने जा रहे हैं। लेकिन इस सिलेबस में हम क्या कवर करने वाले हैं आपको बता दूं, जिसके स्टैटिक और उन्हीं स्टैटिक के साथ उनका करंट अफेयर्स भी होगा। क्योंकि क्लास में भी मैं इन्हीं 11 चैप्टर्स को कवर करता हूँ, इन्हीं के स्टैटिक और इन्हीं के साथ इनके करंट अपडेट्स भी। आइए, ये है वो चैप्टर जो आपके सामने है। फाइन, ये वो टोटल चैप्टर्स हैं जिसको लेकर हम लोग यहाँ कवर करने वाले हैं। गॉट इट। यानी आपके प्रीलिम्स के सिलेबस में फिलहाल ये 11 चैप्टर्स, इट दीज आर नॉट ओनली रिक्वायर्ड फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ओनली, इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। लेकिन अभी क्योंकि वी आर वेरी क्लोज टू प्रीलिम्स, ओके, तो हम प्रीलिम्स की बात करें। और एक गुजारिश है आप में से हर किसी को कि जितने भी लोग अगर मेंस भी दे रहे हैं तो भी इन कंटेंट्स को एक बार जरूर सुन के जाइएगा फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन ऑल्सो, ताकि आपको पता चले इनमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो न्यूज़ में रही हैं इस पिछले 8 से 10 महीनों में। गॉट इट।
अब देखो यहाँ जो चैप्टर्स हैं वो यही हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, दूसरा एनर्जी, तीसरा स्पेस टेक्नोलॉजी, चौथा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, फिफ्थ इज द डिफेंस टेक्नोलॉजी, सिक्स इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स नैनो टेक्नोलॉजी, सेवंथ इज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इट्स रिलेटेड राइट्स, एट्थ है पार्टिकल फिजिक्स, नाइन्थ है बायोटेक्नोलॉजी, टेंथ है हेल्थ एंड डिजीज विद वेरियस इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, और 11th है दिस इज द मिसलेनियस टॉपिक। ठीक है, इसमें देखो एक चैप्टर ऐसा है जो कि अंडरलाइन है, यानी इस पूरे पीपीटी में हम एक्चुअल में पहले चैप्टर के करंट अफेयर्स को कवर करने जा रहे हैं। ऑडिट, पहले चैप्टर से करंट अफेयर्स को कवर करने जा रहे हैं। अब पहले चैप्टर्स में, अब आपको समझ में आ गया, ये पूरे 11 चैप्टर्स में, इसका मतलब है इन्हीं 11 चैप्टर्स पे आपको करंट अफेयर्स के वीडियोस आने वाले हैं। और आपको पहले बता दूं, ये जो पहला चैप्टर है ना, ये सबसे छोटा है करंट के हिसाब से। इसमें सिर्फ दो ही ऐसे कंसेप्ट हैं जो आपको जानने हैं। ओके, एक तो ऑपरेशन द्रोणागिरी जो करंट अफेयर्स में रहा है, और दूसरा एम यानी अटल इनोवेशन मिशन 2.0। ये दो ही चीजें हैं जो आपको इस चैप्टर्स में पढ़नी है। यानी इस पहले कंटेंट, पहले वीडियोस में आपको बताऊं तो कंटेंट्स कम है, लेकिन हाँ वही जब आप एनर्जी में जाओगे तो बहुत बड़ा कंटेंट होगा। अब वो मैं डिपेंड करेगा, देखूंगा अगर बहुत बड़ा कंटेंट होगा तो एनर्जी को मैं पार्ट ए और पार्ट बी में ले जाऊंगा। ठीक है, लेकिन ये चैप्टर जो है वो बहुत ही छोटा है। लेकिन चलो श्री गणेश करते हैं, है ना, कम से कम शुरुआत तो कर दें। जैसे ही पहली वीडियो शुरू हो जाएगी, कम से कम ये होगा कि जो आपने इतना पेशेंस रखा है, अब आपको लगेगा हाँ रवि सर स्टार्टेड टू प्रोवाइड द वीडियोस जो हमें मिलेंगे। बिल्कुल मिलेंगे, आप इतना भरोसा मुझ पर कर सकते हैं। देर हो सकता हूँ पर एब्सेंट नहीं हो सकता। ठीक है, अगर मैंने आपसे प्रॉमिस किया है करंट अफेयर्स दूंगा तो दूंगा। फाइन, चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो, तो हम यूनिट 1 पर जाते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स में। ठीक है, चलो, मैंने बोला दो ही ऐसे टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट है इस बार के करंट अफेयर्स के लिए, पहले यूनिट से। तो पहले यूनिट से मैंने आपको बोला एक तो ऑपरेशन द्रोणागिरी है जो हमें पढ़ना है, और दूसरा हमें अटल इनोवेशन मिशन में जो नए अपडेट्स आए हैं 2.0, यानी सेकंड अटल इनोवेशन मिशन, या सेकंड जनरेशन भी बोल सकते हो, पर वी आर कॉलिंग देम एज अ 2.0, तो हम 2.0 ही बोलेंगे। ठीक है, तो ऑपरेशन द्रोणागिरी है क्या? एक्चुअल में ऑपरेशन द्रोणागिरी बताऊं तो एक तरह से जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी है, जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी है। ठीक है ना, यानी सैटेलाइट्स, बहुत सारी तरीकों से हम अर्थ के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर को देखने की स्टडी करेंगे। और सही बताऊं तो इस पूरे कार्यक्रम को या इसको लेकर आने वाला जो था वो डीएसटी ही था। ठीक है, क्या है ये पोर्टल, ये किस तरीके से काम करता है, उस पर हम लोग बात करेंगे। क्या है ये जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी? ओके, जो 2020-22 का जो स्पेशल पॉलिसी है उसी के तर्ज के अंदर इसको लाया गया, और सही बताऊं तो एक तरह से एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको लॉन्च किया गया डीएसटी के द्वारा। ठीक है, देखो यहाँ पर चीज़ें हैं जो आपके सामने लिखी गई, और काफ़ी इंफॉर्मेशन हैं जो यहाँ पर इस पीडीएफ में दिया गया है। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इन पीडीएफ को आप क्या करेंगे, ओके, नोट करने की कोशिश नहीं करेंगे, आप बहुत सारा समय अपना बर्बाद करेंगे। नहीं तो मुझे इस पीडीएफ को बनाकर आपको लाकर देने की क्या ज़रूरत है। आप सिर्फ एक काम करेंगे, आप इन पीडीएफ को पेज लेंगे और एक पेज पे 4 स्लाइड्स को प्रिंट आउट निकलवा लेंगे, पीछे भी 4 स्लाइड्स, ऐसे करके आपको मुश्किल से 2-3 रुपए में ये पूरी स्लाइड्स हो जाएगी। ठीक है, तो एक पेज पे 4 स्लाइड, मतलब ऐसे लेआउट कर लीजिएगा, लेआउट ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है, और उस पर 1 2 3 4 है ना, और फिर पोर्ट्रेट लेआउट जो भी देख लीजिए, जैसे 5 6 7 8 करके पढ़ लीजिएगा। या ज़्यादा दिक्कत होगा तो एक पे 2 स्लाइड और पीछे 2 स्लाइड करके प्रिंट आउट निकालिए, इसको लगा लीजिएगा। जो स्टार्टिंग नोट्स आपके पास है ना, जो अगर मुझसे पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, ठीक है, तो उसी के साथ इसको लगा लीजिएगा, उसको करते चले जाइएगा। ठीक है, तो नोट मत कीजिएगा, आपके पास बहुत समय किल हो जाएगा। प्रिंट आउट निकालिएगा, और जो मैं आपको बोल रहा हूँ उसको 2-3 बार हेडफोन लगाइएगा, उसके प्रिंट आउट को बस सुनते चले जाइएगा। 2-3 टाइम्स यू जस्ट रिवाइज इट, इट विल बी बेस्ट फॉर एवरीवन। और सही बात है, अगर आप 2-3 बार आप रिवाइज करते हैं ना, तो आपको ये टर्म सुने सुनाए मिलेंगे। अच्छा, यूपीएससी में एक चीज़ और बता दूं, ये ध्यान रखना, आप में से काफ़ी लोग अभी काफ़ी परेशान हो रहे होंगे, सर ये चीज़ भूल जा रही है, वो चीज़ अब याद ही नहीं आ रही, सर कभी पढ़ा था। बहुत ज़्यादा घबराओ नहीं, क्योंकि यूपीएससी में क्या होता है कि ABCD ऑप्शंस लिखे होते हैं, तो अगर आपने पढ़ा होगा और सुना होगा ना, और 2-3 बार रिविजन किया होगा, तो आपको स्ट्राइक कर जाएगा। याद और रट के जाना होता है मेंस में, क्योंकि मेंस में 250 वर्ड्स लिखने हैं, तो जब तक आपको सारे स्कीम, सारे प्रोग्राम्स टिप पे नहीं होंगे, आप कहाँ से वहाँ लिख पाएंगे। तो प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा प्रेशर मत लो। ठीक है, प्रीलिम्स में तो आपको सिर्फ क्या करना है, आप चीज़ों को पढ़ो, समझो और भूल जाओ। ऑप्शंस वहाँ लिखे आते हैं, तो आप ये मत समझो कि एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करते समय हमें सारे फैक्चुअल डेटा याद हैं कि नहीं, करने ही नहीं है, रटने ही नहीं है, ऑप्शन से आप गेस कर लेंगे। अंडरस्टैंडिंग जरूरी, और यूपीएससी में क्वेश्चंस फैक्चुअल नहीं आते। मैंने आपको बार बार कहा, यूपीएससी में क्वेश्चन फैक्चुअल भी आते हैं बच्चा, अगर आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है आप फैक्ट गेस कर जाएंगे। ठीक है ना, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए,
तो ऑपरेशन दोनागिरी है क्या? देखो ऑपरेशन दोनागिरी मैंने एक लाइन में बोला तो मैंने बोला भाई एक तरह से एक जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी है, ठीक है, एक जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी है, ठीक है। इसको कौन लॉन्च किया है? तो भाई हमारे देश में जो मेन डिपार्टमेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काम करने वाला, दैट इज डीएसटी, वो लेकर आता है। और ये जो लेकर आया है वो भारत में एक नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी है 2020-22, उसी के अंतर्गत ऑपरेशन दोनागिरी को लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ऑपरेशन डोनागिरी जो है एक तरह से आप कह सकते हैं तरह से पायलट प्रोजेक्ट है जो डीएसटी के अंदर लाया गया, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है। अब बात होती है जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी करेगा क्या? जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी आपको बताऊं, अर्थ के अगर सारी मैपिंग वैपिंग करके सारे रिसोर्सेज सारी चीज़ों के बारे में जानकारी लोगे तो उससे ना अपने ह्यूमन को भी मदद दे कर सकते हो और साथ साथ बहुत सारी इंडस्ट्री को सपोर्ट भी कर सकते हो। अर्थ पे रिसोर्सेज के बारे में जानकारी पता चल जाएगी, है ना, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी। तो जियो स्पेशल जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी है, इस पे हम एक ऐसा टूल या मेथड है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, अर्थ के जो विजुअल डेटा है ना, अर्थ सरफेस के जो डेटा हैं उनको हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, जहां आप कोई मैप या मॉडल की मदद से अर्थ को समझते हैं। क्या होता है, देखो इस पूरे ऑपरेशन दोनागिरी का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? ऑब्जेक्टिव यही है कि जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी की जो मदद से ना, जियो स्पेशल जो टेक्नोलॉजी है उसकी हम मदद ले सकें एग्रीकल्चर सेक्टर में, लिवलीहुड में, लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में, यानी इन सब सेक्टर को काफी बेहतर बनाया जा सके। गॉट इट? दूसरा, जो नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी है, जो पॉलिसी है उसकी तर्ज के अंतर्गत ही सारी चीजें ली गई हैं। अब जो नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी है और जो चीज़ें जो लाई गई हैं, इनसे इनसे इनका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ कहाँ किस किस तरीके से हो रहा है और क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। फ़ायदा तो आपको ये समझ में आ गया, इन सारे सेक्टर्स पे होने वाला है, एग्रीकल्चर, लिवलीहुड, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। सही बात है, आपको भी बताता हूँ कि जियो स्पेशल जो टेक्नोलॉजी है, जो अर्थ के सरफेस की स्टडी करता है, वो कैसे करता है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ अगली स्लाइड्स पे। इस पे कौन कौन से रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के डेटा होते हैं, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन के डेटा होते हैं, वो आपको भी दिखाता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर इसके जो पहला फेज जो शुरू हुआ है, यहाँ पर कई स्टेट्स के अंदर जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी को यूज करने की बात हुई है। कौन कौन से स्टेट हैं? एक आपको देखो बच्चा, उत्तर प्रदेश है, दूसरा हरियाणा है, असम है, आंध्र प्रदेश है और महाराष्ट्र है। इन स्टेट्स में पहले फेज में हम जियो स्पेशल जो ये चीज लाई गई है ना, ऑपरेशन दोनागिरी, उनको इन स्टेट्स में पहले शुरू किया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, जियो स्पेशल डेटा इंटीग्रेट करके उससे डिफरेंट इंडस्ट्रीज में मदद करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है ना। यानी ये कह लो कि जो सैटेलाइट वगैरह की मदद से जो डेटा अर्थ के बारे में पता चलेगा ना, उसको इंडस्ट्री सेक्टर्स में काफी मदद मिलने वाली उस डेटा के आधार पर, ठीक है। और देखो, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे डेटा वगैरह को इंटीग्रेट करके हम क्या करेंगे, उनसे हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। इनसे और क्या होने वाला है, इनसे आप देखो अर्बन प्लानिंग में काफ़ी मदद मिलने वाली है, कहीं डिजास्टर मैनेजमेंट है वहाँ हम चीज़ों को बचा सकते हैं, और साथ ही साथ जो पर्यावरण वगैरह है उसको भी हम मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी ये कह लो कि जान माल का नुकसान होने से हम बचा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा ब्रीफ था जो मैंने आपको शुरुआत में ऑपरेशन दोनागिरी के अंदर आपको समझाया। दिस इज द इंपॉर्टेंट वन, काइंडली रिमेंबर गाइस। और आगे चलिए, आगे बढ़िए। अब हम चलते हैं नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी, ठीक है, जो 2022 लाया गया। देखो नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी जो है वो डीएसटी द्वारा लाया गया है, ठीक है। ये जियो डीएसटी द्वारा लाया गया है इसलिए क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो जियो स्पेशल डेटा को एक्सेस करते हैं और अपने कंट्री में मदद करते हैं। तो भाई जब ग्लोबल लेवल पर जियो स्पेशल डेटा को अगर स्टडी किया जा रहा है तो भारत में क्यों नहीं? तो भारत में करने के लिए ही भारत में क्या लाया गया, भारत में नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी 2022 में 22 को लाया गया। आगे बढ़ो, ठीक है, सही बात है। इससे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को या डिफरेंट तरह की जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हैं उसको काफी हद तक बूस्टअप मिलने वाला है, काफी फायदा होने वाला है, ठीक है। अब देखो जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी में होता क्या है, देखो जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी में हम कहाँ कहाँ से डेटा लेते हैं, किस किस की मदद से सूचनाएं लेते हैं। यहाँ पर देखो, एक तो आपको मिलेगा जीआईएस, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, जीपीएस, सैटेलाइट्स, इमेजिनरी और एरियल फोटोग्राफी। इन सारी चीजों को इंटीग्रेट करके जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी जो है वो काम करती है। तो सर इसका मतलब कि यहाँ ड्रोन सिस्टम भी हो सकते हैं, यहाँ पर रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट हो सकते हैं, क्यों नहीं अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भी हो सकते हैं, जैसे निसार जैसा जो प्रोजेक्ट है जिसपे अभी भारत और अमेरिका मिलकर काम कर रहा है उसकी इमेजेस ले सकते हैं। फायदा फायदा आपको फिलहाल मैंने पीछे बता दिया था, हर सेक्टर में होने वाला है, एग्रीकल्चर, अर्बन डेवलपमेंट्स, लैंड एडमिनिस्ट्रेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, बैंकिंग, सोशल प्लानिंग, हर सेक्टर में जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी के डेटा की मदद ली जा सकती है।
ठीक है, ये आपने पीछे ही देख लिया था इम्प्लीमेंटेशंस में। अब देखो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में इस पॉलिसी के अंतर्गत डिफरेंट डिफरेंट टारगेट्स बनाए गए, और समय के हिसाब से जिन टारगेट्स को अचीव करना था अलग अलग समय में, वो कौन कौन से हैं, यहाँ जरा स्क्रीन देखना, ये थोड़ा फैक्चुअल ज्यादा है यहाँ पे। ठीक है, 2025 तक कोशिश की गई कि भाई लीगल फ्रेमवर्क पे काम करना है। लीगल फ्रेमवर्क में जो बनाना है वहां पे क्या बनाना है कि कोशिश करनी है कि इस जियो स्पेशल डेटा के बेस पे जो कॉमर्शलाइजेशन हो सकता है उसको एनकरेज किया जाए। ठीक है ना, यानी यहाँ पर इकोनॉमी को महत्व ज्यादा दिया गया। ठीक है ना, डिसेंट्रलाइजेशन के प्रिंसिपल पर, है ना। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जहां जहां अर्थ पर, पृथ्वी पर अलग अलग जगह पर भी अगर कुछ बेनिफिट ली जा सकती हैं तो सारे बेनिफिट्स को इंटीग्रेट करके एक तरह से बड़े लेवल पर फायदा उठाया जा सकता है। अब इन सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कोई इंडस्ट्री एक जगह पे सारा का सारा काम हो रहा है, एक जगह पे इकोनॉमी हो रही है, लेकिन अभी क्या पता चलेगा, पता चलेगा अर्थ के रिसोर्सेज स्टडी करके कि भाई यहाँ पर बड़े इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, यहाँ पर बड़े इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, यहाँ पर बड़े इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के डिफरेंट डिफरेंट जगह पर जो चीजें हैं उनको एक तरह इंटीग्रेट करके डिसेंट्रलाइज चीजों को भी एक तरह से उपयोग में लाया जा सकता है। तो काफी हद तक यहाँ पर कोशिश किया गया कि डिसेंट्रलाइज चीजों को यहाँ पर डेमोक्रेटाइज करके, एनकरेज करके, है ना, एक एक फ्रेमवर्क के अंदर लाकर उनसे कमर्शियल पर्पस से मदद लिया जाए। ठीक है, अच्छा भाई 2030 तक क्या टारगेट है, 2030 तक टारगेट है कि जो टोपोग्राफिकल सर्वे है ना उसको हम बेहतरीन तरीके से शुरू कर लें। ठीक है, अब टोपोग्राफिकल सर्वे में क्या करना हम शुरू कर रहे हैं, टोपोग्राफिकल सर्वे में ये होता है बच्चा जिससे हम वहां पे पूरी लैंड हाइट, है ना, ऊंचाई नीचाई, इस तरह की सारी चीजों की स्टडी कर सकते हैं, जिससे हमें, अच्छा यहां पर क्या होगा, हाई रिजोल्यूशन वाले कैमरों की जरूरत होती है। हाई रेजोल्यूशन का मतलब जो और ज्यादा करीब करीब की सटीक चीजों को देख सकते हैं, वेरी क्लोजेस्ट टू क्लोजेस्ट डिस्टेंस, जिनका रेजोल्यूशन पावर काफी ज्यादा होता है। टोपोग्राफिकल सर्वे में किसके सर्वे करने वाले, किसी सिटी का सर्वे करेंगे, किसी रूरल एरिया का सर्वे करेंगे, किसी फॉरेस्ट का सर्वे करेंगे, किसी वेस्टलैंड का सर्वे करेंगे। इससे हमें यह फायदा मिलेगा कि उन जगहों का हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये 2030 तक का टारगेट है इस पॉलिसी का, कि इस पॉलिसी के अंतर्गत ये चीजें, इन चीजों की शुरुआत हो जाएगी। आगे देखो 2035 तक क्या कह रहे हैं, 2035 तक कह रहे हैं कि भाई ऐसा है कि हम बैथीमेट्रिक डेटा को भी स्टडी करना शुरू कर देंगे, है ना। इस तरह की स्टडी में भी हम सहयोग करना शुरू करेंगे। बैथीमेट्रिक का क्या मतलब होता है, बैथीमेट्रिक का मतलब होता है बच्चा समुद्र के अंदर, पानी के अंदर। तो सर मतलब अब लैंड छोड़ो, हम जमीन के नीचे की भी स्टडी करने की बात कर रहे हैं, बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे बैथीमेट्रिक डेटा में क्या होता है, हाई रेजोल्यूशन बैथीमेट्रिक जियोस्पेशियल डेटा जो होगा वो इनलैंड वाटर के लिए होगा, सी सरफेस के लिए होगा, है ना, या कह लो सी वगैरह की जो इकोनॉमी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हमेशा देखो ब्लू इकोनॉमी कहते हैं। तो सर आप ये कह रहे हैं कि समुद्र के अंदर भी जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ऑपरेशन ब्लू है, इस तरह की चीजें, तो यहाँ पर जो रिसोर्सेज वगैरह हैं उनकी जानकारी भी लेंगे और उसको भी कहीं ना कहीं अपने देश के डेवलपमेंट में या इकोनॉमी में उसकी मदद दी जा सकती है, बिल्कुल। और यहीं पर देखो नेशनल डिजिटल ट्विन की भी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। नेशनल डिजिटल ट्विन में क्या होता है आपको बताऊं, यहां पर जो मेजर सिटीज है ना, जो देश के मेजर सिटीज है ना, वहां पर उनकी फिजिकल, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर, और वहां पे जो ह्यूमन है उनका प्रॉफिट लेने की भी कोशिश करेंगे। डिजिटल ट्विन को मैंने आगे भी दर्शाया है, आप यहां देखो, ठीक है ना। पर याद रखना ये 2035 में, आप ये ध्यान रखो, नेशनल डिजिटल ट्विन और बैथीमेट्रिक डेटा पर काम करेगा कौन, ऑपरेशन डोनागिरी, जहां पर हम जियो स्पेशल डेटा को इन कामों के लिए प्रयोग में लाएंगे। ठीक है, और आगे आओ। अच्छा यहां पे देखो, आपको मैं डिजिटल ट्विन्स वाला कॉन्सेप्ट को समझाता हूं, उसके पहले जरा यहां समझो। ठीक है, ये देखो, अगर आपसे पूछे कि जियो स्पेशल डेटा का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो भाई यार जियो स्पेशल डेटा का यूज हम बहुत जगह कर सकते हैं। कहाँ कहाँ कर सकते हैं, जैसे देखो, है ना, फिलहाल ये क्वेश्चन पीटी के लिए तो एवरग्रीन क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका हम यूज कर सकते हैं अर्बन प्लानिंग में, इसका हम यूज कर सकते हैं इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग में, इसका हम यूज कर सकते हैं एग्रीकल्चर में, जिससे हमको क्रॉप मैनेजमेंट वगैरह के बारे में पता चल जाएगा। इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग करोगे तो जलवायु, क्लाइमेट के बारे में पता चल जाएगा। अर्बन प्लानिंग करोगे तो उस जगह के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वगैरह पे दिख जाएगा, भैया कितनी बिल्डिंग बन रहे हैं, कितने 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 ब्रिजेस कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, कितने सड़कें बन रही है, ये सारी चीजें हो जाएंगी। ट्रांसपोर्टेशन वगैरह को भी हम वहाँ पे अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो इमरजेंसी रिस्पॉन्स वहाँ पे दे सकते हैं, जान माल की सुरक्षा कर सकते हैं। अब पार्ट ऑफ टेली कम्युनिकेशन में हम नेटवर्क प्लानिंग कर सकते हैं, और हेल्थ केयर वगैरह को, पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव्स को भी हम मैनेज कर सकते हैं। अब आप बोलोगे सर पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव को कैसे मैनेज कर सकते हैं, भाई मान लो कहीं पर किसी तरह की कोई बीमारी आई है तो उसकी जानकारी भी हम आसानी से पता कर सकते हैं, ठीक है ना, या कहीं पर कोई एनिमल्स मर रहे हैं कुछ ऐसा किसी हेल्थ की वजह से, तो ये सारी चीजों का भी डेटा पता चल सकता है।
ठीक है, चलिए। मैं आपसे यही बात कर रहा था कि डिजिटल ट्विन्स क्या होते हैं। नेशनल डिजिटल ट्विन क्या होता है, ये टर्म थोड़ा ध्यान रखना। नेशनल डिजिटल ट्विन्स में एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ पर हम एक डिजिटल रेप्लिका ऑफ फिजिकल एसेट्स का बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे सर फिजिकल तो जो चीज रियल में पृथ्वी पर है उसका एक डिजिटल डेटा बनाया जाता है और डिजिटल बेसिस पर हम फिजिकल डॉक्यूमेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं, इसको हम नेशनल डिजिटल ट्विन्स के नाम से जानते हैं। अब कुछ लोग अभी भी समझ में नहीं आ रहा होगा, फिर मैं बता रहा हूँ। ऐसा है कि जो फिजिकल डेटा है ना, जो भौतिक चीजें हैं, पहाड़ पर्वत नदी झरने सारे के सारे ना, इनको इनको हम डिजिटल फॉर्मेट्स में समझने की कोशिश करते हैं। तो वही कह रहा है, एक वर्चुअल नेटवर्क है जहां पर हम कोशिश करते हैं इंटरकनेक्ट होने की किसी डिजिटल रेप्लिका के द्वारा किसी फिजिकल एसेट्स को समझने के लिए। इसको हम कहते हैं नेशनल डिजिटल ट्विन्स। काइंडली रिमेंबर इट। इसको हम किस नाम से जानते हैं? नेशनल डिजिटल ट्विन। काइंडली रिमेंबर इट। ठीक है, अच्छा यहां पर देखो तो ठीक है, यहां पर जो एक मिरर है या कह लो वर्चुअल ट्विन्स है, जहां पे मिरर द रियल वर्ल्ड को समझने की कोशिश करता है, ये डिजिटल रेप्लिका। तो डिजिटल रेप्लिका एक तरह से मिरर ही समझो। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क पे जाते हैं। है ना, इस पूरे के पूरे काम को करने के लिए कौन सा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है जो सेटअप किया? आपको बताऊं, यहां पर जो सारा काम करता है वो जीडीपीडीसी करता है। अब जीडीपीडीसी क्या है? देखो, जियो स्पेशियल डेटा प्रमोशन एंड डेवलपमेंट कमेटी। तो जियो स्पेशियल डेटा प्रमोशन एंड डेवलपमेंट कमेटी है, यही रेगुलेट करता है पूरे के पूरे जियो स्पेशियल सेक्टर ग्रोथ और उसकी स्ट्रेटजी को। तो जो भी जियो स्पेशियल सेक्टर जो ग्रोथ हो रहा है उसको पूरा रेगुलेट करने के लिए, है ना, ये कमेटी है जो काम करती है। इस कमेटी ने, है ना, इस कमेटी ने जो नेशनल स्पेशल डेटा कमेटी है उसको हटा दिया है। यानी जो पहले जो कमेटी काम करती थी उसकी जगह अब वो सारा काम कौन, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है? जीडीपीडीसी। इस नाम को याद रखना। ओके बाकी ठीक है, डीएसटी जो है वो सारा का सारा सुपरविजन करने वाला है और डीएसटी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी भी है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था। ठीक है, अब आपको हम लिए चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है जिसका नाम है अटल इनोवेशन मिशन 2.0, जिसको आप एम 2.0 के नाम से भी जानते हैं। एम 2.0 के नाम से भी जानते हैं। और सुनो, एम जो है ना, एम अटल इनोवेशन मिशन, जिसको अब आप 1.0 बोल सकते हो, ये आपके पेपर में क्वेश्चन आ भी चुका है। आपको दिखाता हूं मैं, इंग्लिश की बुक मैं खोल के रखा हूं, मेरे पास पेज नंबर है 16। ठीक है, पेज नंबर 16 में क्वेश्चन है जो मुझे दिखता है, दिस इज द क्वेश्चन पेपर ऑफ 2019 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। यूपीएससी कहता है कि भाई ये बताओ कि अटल इनोवेशन मिशन इज सेटअप अंडर द, ठीक है, अटल इनोवेशन मिशन इज सेटअप अंडर द फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सेकंड मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट, थर्ड इज अ नीति आयोग एंड फोर्थ इज अ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ लिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ लिया है। यही क्वेश्चन जो पेज नंबर 16 पे आपको इंग्लिश में है ना, अगर आपके पास हिंदी वाली बुक होगी तो हिंदी वाले बुक में पेज नंबर 15 पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, अटल नवोन्मेष मिशन स्थापित किया गया यूपीएससी प्रीलिम्स 2019, विज्ञान तकनीकी विभाग, रोजगार मंत्रालय, नीति आयोग और कौशल विशाल करके कुछ भी। तो ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होने वाला वो अभी आपको मिल भी जाएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा सर इसका तब तो अटल इनोवेशन मिशन से पहले क्वेश्चन आ चुका है, क्यों नहीं आया है? बिल्कुल आया है। और अटल इनोवेशन मिशन का 2.0 जो है इस बार चर्चा का विषय रहा है, तो ये आपको करंट अफेयर्स में देखना है। और आपको फिर बताऊं, इस चैप्टर में जो है वो टॉपिक्स कम है। ओके, वो कम टॉपिक्स हैं, यही 2 टॉपिक्स हैं जो आपको देखने थे, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। ओके एवरीवन, आप जरा सुनो सुनते रहो अभी धीरे धीरे। ठीक है, अब देखो क्या है भाई अटल इनोवेशन मिशन। पहले यहाँ पे थोड़ा सा हम ना फैक्ट देख लेते हैं और दोस फैक्ट्स आर इंपॉर्टेंट हियर। देखो पहले तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, यूनियन कैबिनेट जो है एम 2.0 लेकर आता है। डेट थोड़ा ध्यान रखना, 25 नवंबर, ओहो एक मिनट है ना, 25 नवंबर 2024। ठीक है, 25 नवंबर 2024। ठीक है, ये देखो कुछ फैक्चुअल डेटा भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये 25 नवंबर 2024 को एम 2.0 लाया जाता है। तो सर एकदम समझ में आ गया, ये आपका करंट अफेयर्स बनता है। सरकार इसके लिए कितना बजट देती है? 2750 करोड़ रुपीज जो है वो रिलीज करती है। अब देखो
जो एम है वो किसके अंदर आता है, नीति आयोग, नीति आयोग के अंदर आता है, ठीक है, नीति आयोग के। और इसका मतलब चाहे वो एम 1.0 हो चाहे वो एम 2.0 हो, दोनों नीति आयोग के अंदर ही आते हैं। और इस क्वेश्चन में जो इन्होंने यूपीएससी ने पूछा था, एक क्वेश्चन पूछा था, और आपको पता है जो एम 1.0 है ना बच्चा, एम 1.0 वो 2016 में ही आया था। ओ तो सर जो एम 2000 वो एम 1.0 है जो 2016 में आया था, वो क्वेश्चन प्रीलिम्स में 3 साल के बाद 2019 के प्रीलिम्स का क्वेश्चन बना था। हाँ भैया यही तो मैं बोल रहा था कि अटल इनोवेशन मिशन इज सेटअप अंडर द, है ना, यूपीएससी प्रीलिम्स 2019, और आंसर था उसका क्या, नीति आयोग। तो चाहे एम 1.0 हो चाहे एम 2.0 हो, दोनों के दोनों नीति आयोग के अंदर ही इंप्लीमेंट होते हैं। गॉट इट। अच्छा ये हो गया। अब पर्पस क्या है भाई अटल इनोवेशन मिशन का, आपको सही बताऊं तो जो इंडिया का जो इनोवेशन है ना और इंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम है, वो भाई बूस्टअप होना चाहिए किसी भी तरीके से, और भारत दुनिया में एक अच्छा खासा कंपटीशन लेकर आए, यानी एक ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो मेंटेन रहे। ये एक्चुअल में जो कंसेप्ट है वो एम का है। फिलहाल मैं आपको एम 1.0 पे भी थोड़ी सी बातें करूंगा, अटल अटल क्या नाम है वो टिंकरिंग लैब के बारे में बताऊंगा, ठीक है, इंक्यूबेशन चैम्बर के बारे में बताऊंगा, इसको एटीएल्स कहते हैं, एआईसी के कहते हैं, पर उसमें बहुत ज्यादा हम एंटर नहीं करेंगे क्योंकि ये चीज 2016 की है। गॉट इट। हम ये देखेंगे कि 2024 में देखो ना कितने साल के बाद देखो क्या चेंजेस हुआ है, यानी 16 और 24 यानी 8 साल का गैप आपको दिख रहा है यहाँ पे, है ना। अब देखो इसका मतलब कि एम जो 2.2 है इट इज द इंपॉर्टेंट वन फॉर योर कमिंग ईयर एग्जामिनेशंस, आपको सबको पता होना चाहिए। और एम 1.0 जो कि 2016 में लाया गया था, इसमें 3 साल बाद, आप ये भी नहीं कह सकते करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, क्योंकि जिसने एम कभी नहीं पढ़ा उसके लिए तो बच्चा 2019 का एम वाला क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स ही होगा। हाँ एम 2.0 में आपको करंट अफेयर्स जरूर बोलूंगा, क्योंकि अभी 25 नवंबर 2024 को है, और अगर इस साल आ गया तो करंट अफेयर्स होगा। लेकिन यही क्वेश्चन अगर 27, 28 या 30 में आता है तो भाई मैं करंट अफेयर्स नहीं बोलूंगा, आपने कभी ये टॉपिक पढ़ा ही नहीं इसलिए आपको करंट अफेयर्स लगेगा। ठीक है आइए अब इधर आओ। एम 2.0 पे क्या काम होना है सुनते जाना, ये भी फैक्चुअल टॉपिक है, ठीक है, फैक्चुअल टॉपिक है। एम 2.0 में पूरी कोशिश है कि भैया भारत को विकसित भारत की तरफ ले जाना है, ठीक है। जैसे श्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ साफ बोला है कि 2047 तक इंडिया विल बी अ डेवलप्ड कंट्री, सुना होगा आप लोगों ने। और सुनो ऐसे टारगेट लाने की जरूरत है जिसके लिए पूरी तरह से कोशिश की जाए, तो कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें भारत को स्ट्रेंथ देती हैं। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें एंटरप्रेन्योरशिप करना होगा, इसके लिए स्किल डेवलपमेंट करना होगा, इसके लिए नए नए स्टार्टअप लाने होंगे, इसके लिए स्कूल के लेवल पर हमें बच्चों को और ज्यादा इंप्रूव करना होगा, ओके, नए नए स्टार्टअप लाने होंगे, इंडस्ट्रीज को ग्रो कराना होगा, और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज लाने पड़ेंगे, ओके, स्टार्टअप करने पड़ेंगे, जिन चीजों को मैं बता रहा हूं। अच्छा तो विकसित भारत से क्या होगा, एम टू एक्सपैंड, स्ट्रेंथन एंड डीपन इंडियाज ऑलरेडी वाइब्रेंट इनोवेशंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। बार बार ये दो टर्म आपके आपके नोट्स में मिल रहे हैं, यदि ध्यान रखना। अगर हम आज भारत की बात करें तो देखो ना हम 39 रैंक पर आते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पे। तो सर ये आप क्या बोल रहे हैं, अच्छा है कि बुरा है? भाई उतना अच्छा नहीं है, अब इसको और इंप्रूव करने की जरूरत है। तो सर आप कहना क्या चाह रहे हो, मैं ये कहना चाह रहा हूं इस तरह के जो एम प्रोजेक्ट वगैरह लाए गए इनको इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। और इतना ही नहीं, और आपको बताता हूं, होम टू द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम। सर ये तो बहुत अच्छी चीज है, दुनिया में हम तीसरे नंबर पर वो कंट्री आते हैं जो सबसे ज्यादा स्टार्टअप लाते हैं, बहुत सही। लेकिन एक इसमें निगेटिव भी है कि 90% हमारे जो स्टार्टअप हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, तो वहां पे भी हमें काम करने की जरूरत है दोस्त, ठीक है। चलो अच्छा तो अटल इनोवेशन मिशन क्या है, जो सेकंड फेज है वो ये जो कमियां है ना, जो गैप है ना, यहां जो ये हम बात कर रहे हैं उनको फिलअप करने की कोशिश करेंगे, उनको स्ट्रेंथ देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो तो भारत जो है, इंडिया एक अच्छा ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस मेंटेन हो जाएगा, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है और ये उम्मीद रखी जा सकती है, ठीक है, उम्मीद रखी जा सकती है। जिस हिसाब से साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट पिछले 10-15 सालों से हुआ है, आप अच्छी तरह के समझ सकते हैं कि इसरो ने कितने बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं, ठीक है ना। अभी कावेरी इंजन भारत खुद ही बना रहा है, जहां पर अमेरिका डिनाई कर रहा है। तो बहुत बड़े बड़े लेवल पर देखा जाए तो भारत ने पिछले 10-15 सालों में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। आगे आने वाले 10-15 सालों में भी आपको बहुत ऐसी अचीवमेंट सुनने में मिलेंगे। और स्पेस वगैरह में देखो तो मैं तो गिना मतलब आपको बोलूं कि मैं तो इतना खुश रहता हूं स्पेस के बारे में सुनता हूं कि बहुत कुछ आज मुझे स्पेस में पढ़ाने के लिए होता है।
इवन भारत में भी देखो तो कई ऐसे एनर्जी सेक्टर में भी हम कई ऐसे रिएक्टर्स हैं जो अपने देश में बनाना शुरू कर चुके हैं। आप ज्यादातर देखो तो हर रिएक्टर्स जो हम न्यूक्लियर एनर्जी के लिए इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी चलाने के लिए यूज करते थे, सब दूसरे कंट्री की मदद से लेते थे। अब भारत देखो सेल्फ रिलायबल हो चुका है और काफी हद तक कई ऐसे रिएक्टर्स हम खुद इंडिपेंडेंट अपने तरीके से चला रहे हैं। लास्ट ईयर ही मैंने आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया था, ये गुजरात वाला जो है ना, वहां पे इन्होंने शुरुआत कर दी, हम लोगों ने अपनी शुरुआत कर दी, है ना। राजस्थान वाला भी अपना कर रहे हैं। तो काफी हद तक आज काफी ऐसी जगह है जहां हम अपने सेल्फ इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। तो अच्छी बात है भाई, सेल्फ रिलायबल हो रहे हैं। ठीक है, इसमें इसमें फायदा क्या होने वाला है? सही बात है, जब इस तरह के एम प्रोजेक्ट वगैरह आएंगे ना, तो सक्सेसफुल होंगे तो इससे बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी आएगी, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और आएंगे, सर्विसेज अक्रॉस द सेक्टर और इंपैक्टफुल सर्विसेज बनेंगे जो लोगों को और ज्यादा मदद करेंगे। ठीक है, इधर आओ। एम 2.0 के अंदर क्या क्या चीजें हैं? मैंने बोला ना, जो गैप जो फिलअप है, जो अभी मतलब करना है, जो कमियां भी एम 1.0 में रह गई हैं, उनको यहां पूरा करने की कोशिश की जाएगी। इसमें होगा क्या? इसमें किसी कम्युनिटी, किसी एकेडमिक्स, किसी इंडस्ट्री और सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट सबको फायदा होने वाला है। ये सबको बूस्टअप करेगा, ये ध्यान रखिएगा। सबके लिए एक सक्सेसफुल वर्क है जो यहाँ पर मिलने वाला है। अब देखो यहाँ पे एम 2.2 के अंतर्गत, सॉरी 2.0 के अंतर्गत, ठीक है ना, जो इंडिया का इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम है ना, जो हम बार बार आपसे बात कर रहे हैं, उसको 3 तरीके से बूस्टअप किया जाएगा। उसको 3 तरीके से बूस्टअप किया जाएगा। पहला, हमें क्या करना है? इंक्रीजिंग इनपुट, यानी जिन चीजों को हम यूज कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा चीजों को आउटपुट के फॉर्म में, वो इनपुट हमें बढ़ाना है। अब इनपुट में क्या क्या चीजें आती हैं? यहां पर नए इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप होते रहने चाहिए। जब इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप, नए नए स्टार्टअप होंगे, तब ये हमारा इनपुट है, तभी तो उसके बाद कुछ जाके चीजें बनकर आएंगी। आउटपुट क्या होगा? आउटपुट, अच्छा, इंटरप्रेन्योरशिप और चीजें मिलकर आएंगी, तभी तो देश में आउटपुट के फॉर्म में जॉब अपॉर्चुनिटी आएगी। मैं उन बच्चों को, जो, जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ज्यादातर बच्चों को मैंने देखा आईआईटीज वाईटीज में, ठीक है, या काफी हद तक हर जगह पर, हर आदमी सोचता है कि पढ़ने लिखने के बाद नौकरी मिल जाए। ठीक है ना, वही तो मैं कह रहा हूं, यही तो हमारे देश में कमी है। जिस दिन से आप ये सोचना शुरू कर देंगे कि हम नौकरी लेंगे नहीं, हम अपना स्टार्टअप करेंगे और एक चीज सेट करेंगे जिसमें हम सैकड़ों लोगों को नौकरी देंगे, ठीक है ना, तो आप जो स्टार्टअप करें, एंटरप्रेन्योरशिप जो शुरू कर रहे हैं, वो एक इनपुट सिस्टम है। ठीक है ना, और जो आपने अपॉर्चुनिटी बनाई, जैसे लोगों को जॉब दिया, वो एक तरह से क्या हो गया? वो एक तरह से आउटपुट सिस्टम है। वो एक तरह से आउटपुट सिस्टम है, यानी आउटपुट सिस्टम क्या हो गया? किसी तरह से जॉब वगैरह, प्रोडक्ट वगैरह बनाना, सर्विसेज देना, वो जॉब हो गया। अब मेरे ख्याल से ये इनपुट और आउटपुट का मतलब समझ में आ गया। तो सर आप ये कह रहे हैं कि अगर मैं बीटेक करने के बाद मैं अपनी कंपनी बना रहा हूं, बहुत सही, आप इनपुट में है, और मैं बीटेक करने के बाद किसी कंपनी में जाकर जॉब कर रहा हूं, बहुत सही, आप आउटपुट है, क्योंकि उस कंपनी का स्टार्टअप उस व्यक्ति ने किया होगा ना जिसके अंदर आप जॉब करने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से पहला तीसरा तुरंत समझ में आ गया। फिलहाल दोनों फायदे हैं, ऐसा नहीं है, दोनों फायदे हैं। तो एक तो इंक्रीजिंग इनपुट होने वाला है और दूसरा इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ आउटपुट होने वाला। तीसरा क्या है? तीसरा कह रहा है भैया, बाय इंप्रूविंग द सक्सेस रेट थ्रूपुट, यानी जो भी सक्सेस रेट है उसको और ज्यादा अच्छे तरीके से करना है और बूस्ट अप करना है। ठीक है, यानी कोई स्टार्टअप वगैरह भी अगर शुरू करना है तो उसको सक्सेस भी करना है, ऐसा नहीं बीच में छोड़ देना। मैं अभी आपको एक हिंट दिया था, हमारे देश में 90% स्टार्टअप जो है वो शुरुआत में ही बंद हो गए। आगे चलेंगे कैसे? हमारे यहाँ सक्सेस रेट स्टार्टअप के अच्छे नहीं है ना, यहाँ पर सोचना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, सरकार को भी और जो स्टार्टअप चला रहा है दोनों लोगों को भी। इसमें भी एक अपनी समीक्षा होनी चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, कमेटी बननी चाहिए और पूरा बातचीत होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो मेरे ख्याल से आपको चीजें समझ में आ गई। अच्छा, बाय इंप्रूविंग द सक्सेस रेट थ्रूपुट में क्या किया जाएगा? हेल्पिंग मोर स्टार्टअप सक्सीड, ठीक है ना, ताकि ज्यादा स्टार्टअप को ज्यादा हेल्प करके उनको सक्सेसफुल बनाने की कोशिश की जाए। ठीक है, अब देखो यहां पर जो चीजें लाई गई ना, इसमें 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 जो इनपुट है, ठीक है ना, इंक्रीजिंग इनपुट, यानी इनपुट इंक्रीज करने के लिए एक सिस्टम लाया गया। कैसे हम चीजों को और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं? इनपुट, इनोवेटर्स और इंटरप्रेन्योर्स को हम कैसे बूस्ट अप कर सकते हैं? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, भारत में ना बहुत सारे लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, ठीक है ना, तो लैंग्वेज ना एक रेस्ट्रिक्शन, एक बार है, एक रेस्ट्रिक्शंस है, तो उसको रिजॉल्व किया जाए। कैसे रिजॉल्व किया जाए? इसके द्वारा, लिपि के द्वारा। अब लिपि क्या है? लिपि लैंग्वेज इंक्लूसिव प्रोग्राम ऑफ इनोवेशन के नाम से जाना जाता है। फिर से बोल रहा हूं, लैंग्वेज इंक्लूसिव प्रोग्राम ऑफ इनोवेशन, याद रखना, अटल इनोवेशन मिशन 2.0 में लिपि जैसी चीजों के बारे में बात हुई है। 22 जो शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं भारत में, कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया के, उन सबको हु डोंट स्पीक इंग्लिश, उनको उनके साथ उनके लैंग्वेज में जुड़ने की कोशिश कराएगा लिपि प्लेटफॉर्म। आपको बताऊं, लास्ट ईयर 2024 के प्रीलिम्स के पहले मैंने एक एआई टूल्स के बारे में बात की थी जिसका नाम है भाषिनी।
भाषिनी ऐप, ये भाषिनी ऐप के बारे में, ठीक है ना, श्री नरेंद्र ग्लोबल इनोवेटिव फोरम करके एक मीटिंग हुई थी भारत में 2024 में, ठीक है ना। और जो हुई थी वहां पर श्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ बोला था कि मुझे रियल टाइम बेसिस एक एआई टूल चाहिए जो लैंग्वेज कन्वर्जन कर सके, यानी मैं हिंदी में बोलूं आप इंग्लिश में सुन लें, आप इंग्लिश में बोले मैं तेलुगु में समझ सुन लूं, यानी रीजनल जो लैंग्वेजेस है ना, इट शुड नॉट बी अ बार, और वो रियल टाइम बेसिस लैंग्वेज का कन्वर्जन करता है। एग्जैक्टली अगर किसी स्टार्टअप को चलाना है और लैंग्वेज जैसी चीजों में रेस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं, प्रॉब्लम आ रहे हैं, उनको दूर करने के लिए लैंग्वेज इंक्लूसिव प्रोग्राम ऑफ इनोवेशन जैसी चीजों को बिल्डअप किया गया है, ठीक है। अच्छा, 30 वर्नाकुलर इनोवेशन सेंटर्स खोलेंगे इसके लिए, जहां पर लैंग्वेजेस वगैरह में कोई दिक्कत ना हो, आप चीजों को एक दूसरे के साथ, स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें, जिससे किसी भी तरह के लैंग्वेज, क्योंकि भारत जैसे कंट्री में इस तरह की दिक्कतें आई हैं, तो जो दिक्कतें आई हैं लैंग्वेज एज अ बार, जो लैंग्वेजेस हैं उनको यहां दूर किया गया। तो इंक्रीजिंग इनपुट में एक ये भी दिक्कत थी कि जो इनोवेटर्स एंटरप्रेन्योर्स जो हम शुरू करने की कोशिश कर रहे थे, उनमें इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस आते थे। तो लिपि याद रखिएगा, और 30 वर्नाकुलर इनोवेटर सेंटर जो है वो यहां पर आया है, ठीक है। अच्छा, यहां पर कुछ चीजें और है इनपुट के अंदर। इनपुट मतलब कैसे हम चीजों को शुरुआत में ही बूस्ट अप करें, ठीक है। आउटपुट मतलब जिससे हम जॉब आप दें। अब दोनों चीजें ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखो, यहां पर बोला गया कि जो कस्टमाइज टेम्पलेट्स हैं कुछ जगहों पर, जैसे भारत में आपको बताऊं कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर भी पोटेंशियल है, जहां पर हम भी बहुत सारे स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स वगैरह कर सकते हैं। जैसे आप देखो तो जम्मू एंड कश्मीर ले लो, लद्दाख ले लो, नदर्न ईस्ट स्टेट्स ले लो, है ना, ये सारे के सारे ऐसे, और बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट जो ब्लॉक्स हैं ऐसे एरियाज में, जो कि 15% ऑफ इंडिया के सिटीजन यहीं पर रहते हैं। ऐसी जगहों पर यह बोला जा रहा है कि कम से कम, है ना, ऐसी जगहों पे ये बोला जा रहा है कि भाई, है ना, ऐसी जगहों पे बोला जा रहा है कि हम करीब करीब 2500 न्यू अटल टिंकरिंग लैब जो होगा यहां पर क्रिएट करेंगे। 2500 अटल टिंकरिंग लैब को क्रिएट करना। अभी बताता हूं अटल टिंकरिंग लैब क्या होते हैं, अटल इंक्यूबेशन चैम्बर्स क्या होते हैं। अटल टिंकरिंग लैब वो होते हैं बच्चा जो स्कूल के लेवल पर चीजें सेटअप की जाती हैं लोगों को ट्रेनिंग और इंटरेस्ट बनाने के लिए। अभी आपको बताता हूं, ठीक है। अटल टिंकरिंग लैब और अटल इंक्यूबेशन, देखो आ गया, अटल टिंकरिंग लैब और अटल इंक्यूबेशन सेंटर यानी एटीएल और एआईसी, ये दोनों इनिशिएटिव जो है वो अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत एक फ्लेक्सी प्रोग्राम है जो नीति आयोग के द्वारा लाया गया है, ठीक है ना, नीति आयोग के द्वारा लाया गया। नीति आयोग मतलब भारत सरकार, ठीक है। अब अटल टिंकरिंग लैब क्या है? अटल टिंकरिंग लैब एक इनोवेशन स्पेस देता है स्कूल के लेवल पे, ठीक है। अब स्कूल कुछ भी हो, चाहे गवर्नमेंट हो, है ना, या सेमी गवर्नमेंट हो, या सिर्फ स्पेशली गर्ल्स के लिए हो, उस लेवल पर एक तरह से एक एटमॉस्फेयर देता है, ठीक है, जहां पर वेरियस टेक्नोलॉजीज वगैरह की मदद दी जाती है स्कूल के लेवल पर लोगों को इंटरेस्ट दिलाने के, एंटरप्रेन्योर वगैरह के लिए, ठीक है। एआईसी क्या है? अटल इंक्यूबेशन लैम्बर्स क्या है? अटल इंक्यूबेशन सेंटर क्या है? यहां पर असल में यहां पर क्या होता है, एक इंक्यूबेशन सेंटर यानी रिसर्च लैब इस तरह की, समझ लो, जो सपोर्ट करता देश में स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर को और ज्यादा बूस्ट अप करने के लिए, ठीक है ना। यानी सीधी बात हो गई कि इनोवेशन स्पेस देता है किसी स्कूल में ताकि लोग वहां पर और ज्यादा क्रिएटिव हो सकें और ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में सोच सकें। यानी कह लो छोटे लेवल पर स्कूल के स्तर से इसकी शुरुआत होती है और ये किसी बड़े एंटरप्रेन्योर और किसी स्टार्टअप के लिए शुरुआत होती है इंक्यूबेशन चैम्बर का, ठीक है। दोनों अलग अलग लेवल पर लाएंगे। अब देखो अटल टिंकरिंग लैब को मैं लाया हूं मैं यहाँ डिटेल में। पर्पस क्या है? एक तरह से क्रिएटिविटी वगैरह का कल्चर हमारे देश में बना रहे, ठीक है। हमारे देश के जो स्टूडेंट्स हैं ना वो प्रैक्टिकल हों थोड़ा, यहीं पर चाइना हमसे काफी आगे निकल जाता है। मैंने तो अपने देश में देखा हमारे बच्चे जो हैं, ठीक है ना, रिसोर्सेज की कमी की वजह से इंजीनियरिंग तो कर लेते हैं लेकिन लैब नहीं है, तो सर उसका मतलब इंजीनियरिंग वो कैसे करते हैं? थियरी करते हैं। तो यहां पर ये कोशिश की गई कि यहां पर बेसिक लेवल से ही थोड़े प्रैक्टिकल वेक्टिकल की चीजों को उनको दिखाया जाए, ठीक है। अच्छा, लोकेशन स्कूल के लेवल पर, अब चाहे गवर्नमेंट का हो, गवर्नमेंट एडेड हो, या फिर किसी तरह का गर्ल्स या कोएड स्कूल्स हो, हर स्कूलों पर अटल अटल है ना, अटल टिंकरिंग लैब बनाया जाएगा। फैसिलिटीज क्या है? यहां पर डिफरेंट तरह के टूल्स और टेक्नोलॉजीज को दिया जाएगा, जैसे 3D प्रिंटर्स, रोबोटिक्स, है ना, इस तरह की चीजों को यहां पर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की फैसिलिटी दी जाएगी जिससे बच्चे काफी अच्छे तरीके से ट्रेन हो सकें, ठीक है ना। यानी थियरी ही नहीं, प्रैक्टिकल भी, ठीक है। तो एक तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इनोवेटिव माइंडसेट है स्टूडेंट्स के लिए, यानी नए नए इनोवेशंस और आइडियाज होंगे जिसकी मदद से बच्चों के दिमाग में एक थॉट प्रोसेस होगा जो डेवलप होगा। अच्छा, अटल इंक्यूबेशन सेंटर क्या है? अटल इंक्यूबेशन सेंटर जो है, ठीक है, या ये सपोर्ट करेगा किसी क्रिएशन को या कोई इनोवेशन को नर्चर करने में जिसके बेसिस पर कोई स्टार्टअप और कोई इंटरप्राइजेस जो है आगे चलकर आते हैं, ठीक है।
फाइन। तो ये किस लेवल पे काम करेगा? ऑफ कोर्स किसी यूनिवर्सिटी के लेवल पे, किसी इंस्टीट्यूशन के लेवल पर, या किसी कारपोरेट सेक्टर में, जिससे ये लोग कोई स्टार्टअप या बिजनेस वगैरह शुरू कर सकें। इसमें रेंज अगर देखा जाए तो काफी बड़ा है, ठीक है। इसमें बिजनेस प्लानिंग, मेंटरिंग, ठीक है, सीड कैपिटल क्या होता है? एक तरह से एक मनी जो होती है शुरुआत में किसी स्टार्टअप को शुरू करने के लिए जो पैसा वैसा इन्वेस्ट होता है उसे सीड कैपिटल कहते हैं, ठीक है ना। तो सीड कैपिटल वगैरह के बारे में है ना इंडस्ट्री पार्टनरशिप ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है, जिससे ये लोग आगे चल के वेल ट्रेन होकर और अपने रिसर्च और प्रोजेक्ट में जो भी काम करना चाहते हैं वो आगे कर सकें, ठीक है। यानी जो वर्ल्ड क्लास इनोवेशंस है वगैरह हैं वो हमारे देश में बड़े लेवल पे आगे बढ़ सके, अच्छे लेवल पे, ठीक है। अब जो की इनिशिएटिव्स हैं एम के, जो पुराने थे, जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम था, वो आपको ये दो हैं जो काम के हैं। बाकी अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस, अटल ग्रैंड चैलेंजेस, मेंटर इंडिया आपके लिए नहीं है। ये दो आपके लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको समझा दिया। न्यू इनिशिएटिव जो 2.0 के अंदर ला रहे हैं उसमें न्यू प्रोग्राम्स, पायलटिंग प्रोग्राम्स जो है वो बूस्टअप किया जा रहा है, और दूसरा साथ साथ न्यू सक्सेसफुल मॉडल्स भी लाए जा रहे हैं जो गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल एकेडमीज द्वारा लाए जा रहे हैं। फिलहाल इनके बारे में अभी हम आगे बात कर लेंगे, फिर भी आपको दिखा रहे हैं। यहां पर मैंने एक छोटा सा एक आउटलाइन देने की कोशिश की है कि अटल इनोवेशन मिशन के अंदर कौन कौन से डायमेंशंस हैं, ठीक है। ये सारी चीजें जो लिखी गई हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये सातों चीजें जो यहाँ है वो सातों को एक किनारे चारों तरफ लिख दिया गया। ये सारी यही चीजें जो आपके सामने हैं। आगे आओ। अब देखो जो 3 प्रोजेक्ट थे, ठीक है ना, जो एम 3.0 के अंतर्गत, एम 2.0 के अंतर्गत जो 3 मेन प्रोविजंस हैं, ठीक है। पहला इंक्रीजिंग इनपुट में हम लोगों ने पीछे बात कर लिया, उसी का फिर से एक ब्रीफ यहाँ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? वही लैंग्वेज इंक्लूसिव प्रोग्राम लिपि, ठीक है। 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस आपको समझ में आ गया था। 30 वर्नाकुलर इनोवेशन सेंटर होंगे, ये भी आपको समझ में आ गया था, यानी लैंग्वेज शुड नॉट बी बार। कुछ फ्रंटियर प्रोग्राम है जो जम्मू कश्मीर लद्दाख इन एरियाज में बनाए जाएंगे। 2500 नए अटल टिंकरिंग लैब बनाए जाएंगे। जो मैंने आपको पीछे बताया था उसका एक आउटलाइन है, ये कोई चीज नई दोबारा नहीं है, ठीक है। और एटीएल जो है ना वो आपको बताऊं, ये नवंबर 2024 में ये पीआईबी का ही रिपोर्ट है जो मैं यहां लेकर आया हूं, जो आपको यहां पे करा रहा हूं, ठीक है। ये सारा का सारा प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का जो प्रेस रिलीज है वो वहीं से डेटा है जो यहां पर आपके सामने है। अब देखो, इंप्रूविंग स्टार्टअप सक्सेस रेट, ठीक है। थ्रूपुट मतलब और ज्यादा बढ़ाया जाए, जो स्टार्टअप चल रहा है उसको बढ़ावा दिया जाए। एक इनपुट हो कि स्टार्टअप लगे, दूसरा जो स्टार्टअप चल रहा है उसको बढ़ावा दिया जाए, और इस सबकी मदद से जो आउटपुट रिजल्ट है, जॉब और सर्विसेज वगैरह और ज्यादा अपॉर्चुनिटी हमारे देश में बढ़े। तो तीनों प्रोसेस यहां पर होने वाला। दूसरा देखिए, यहां पर ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट प्रोग्राम लाया गया है ना। क्या लाया गया? ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट प्रोग्राम लाया गया, जहां पर मैनेजर्स, टीचर्स और ट्रेनर्स को सपोर्ट किया गया, ठीक है। क्योंकि अगर मैनेजर, टीचर्स और ट्रेनर्स अच्छे होंगे तो जो नई जनरेशन को होंगे, वो जो काम कर रहे होंगे, वो काफी अच्छे लेवल पे स्टार्टअप चलेगा। दूसरा, डीप टेक रिएक्टर्स की बात हो रही है, यानी हाईटेक जो स्टार्टअप है उसको बूस्टअप करने की बात हो रही है। तीसरा स्टेट इनोवेशन मिशन को भी कहा गया कि भैया सपोर्ट करेंगे, है ना। जो सेंटर है वो स्टेट इनोवेशन मिशन को भी सपोर्ट करेगा, ठीक है। इंटरनेशनल इनोवेशन कोलैबोरेशन भी है। कैसे कैसे क्या है? यानी दुनिया में जो बहुत सारे बड़े बड़े अलग स्टार्टअप वगैरह जो कंपनियां जो काम कर रही है, उनके साथ एक सपोर्ट सिस्टम भी है जो काम करेगा, ताकि हमारे यहाँ के जो स्टार्टअप वगैरह जो चल रहे हैं ना ठीक ठाक, उनको और गति मिल सके और स्पीड अप पे काम सके। जैसे ग्लोबल टिंकरिंग ओलंपियाड्स, जैसे 10 इंटरनेशनल पार्टनरशिप हैं जो हुए हैं देश के कई स्टार्टअप कंपनी को लेकर। कोलैबोरेशन वीपो के साथ, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। और स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप जो है, जो G20 के अंदर आता है, उसके साथ भी मिलकर काम चल रहा है। सब कुछ थोड़ा थोड़ा मैंने ब्रीफ देने की कोशिश की है। जैसे इधर देखो, जो ग्लोबल टिंकरिंग ओलंपियाड है, एक्चुअल में ये एक एनुअल इवेंट है जो अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत आता है। ये एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है भारत सरकार का। ये कोशिश करता है कि ग्लोबल नेटवर्क जो है, यंग इनोवेटर्स जो है, उनको और ज्यादा बूस्टअप किया जाए, ठीक है ना, जिससे नए नए इनोवेटिव सॉल्यूशंस जो हैं वो और ज्यादा बनाए जा सके देश में, ठीक है। जिससे किसी भी सेक्टर में जो चीजें चल रही हैं उनको और ज्यादा ग्रोथ उनको लाया जा सके। 10 इंटरनेशनल पार्टनरशिप है,
जो एडवांस इकोनॉमिक्स वगैरह पे लेके काम कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे उनके नाम यहाँ पे नहीं लिखा गया है। वीपो के साथ मिलकर एम एम भी काम कर रहा है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरी दुनिया में आईपीआर को लेकर काम करता है, आईपीआर के प्रोटेक्शन पर काम करता है, जिससे भारत के अंदर जो चीजें बन रही हैं और जो चीजें डेवलप हो रही हैं, कह लो, वो भारत का अपना पेटेंट हो, ये सारी चीजें भी हो, ताकि इस तरह की चीजों का मिसयूज ना कर सके कोई और कंट्री भी। वीपो एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव है जो आपने मेरे से आईपीआर में सुना होगा। और तीसरा स्टार्टअप 20 इंगेजमेंट ग्रुप, जो कि G20 के अंदर आता है। ये क्या है? अब प्लेटफॉर्म एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन लीडर्स का है, जो G20 कंट्रीज का है, उनके साथ भारत का कोलैबोरेशन हुआ है, ठीक है ना, उनके साथ भारत का कोलैबोरेशन हुआ है, जो भारत में डिफरेंट तरह के ग्रोथ स्टार्टअप वगैरह को बूस्ट अप करेंगे, जो हमारे यहाँ चल रहे हैं उनको और ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी, ठीक है। और आइएगा अगला देखिए, लास्ट, इंप्रूविंग आउटपुट क्वालिटी, है ना, तीसरा आ गया इंप्रूविंग आउटपुट क्वालिटी। आउटपुट क्वालिटी में क्या क्या होता है आप सबको पता है, बेटर जॉब फैसिलिटी, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बेहतर करना है फिलहाल, लेकिन छोटा सा मैं आपको और डिटेल में बता देता हूं। पहला, इंडस्ट्रियल एक्सीलेटर प्रोग्राम, ठीक है ना, यानी जो भी 10 इंडस्ट्री लेड एक्सीलेटर्स हैं, है ना, जो क्रिटिकल सेक्टर्स के अंदर रखे गए हैं, वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के अंदर और ज्यादा बूस्ट अप करने की कोशिश की जाएगी। दूसरा, अटल सेक्टोरल इनोवेशन लॉन्च पैड्स, ये किसमें काम करता है? आईडीएक्स, है ना, आईडी, एक्चुअली आपको बताऊं, ये जो सेक्टर है ना, ये दो चीजों पे काम करता है, पहला डिफेंस और दूसरा स्पेस, ठीक है। तो डिफेंस और स्पेस में, ठीक है ना, डिफेंस और स्पेस में और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए ये अटल सेक्टोरल इनोवेशन लॉन्च पैड जो है वो लाया गया है, जहां पे एक नाम आपको मिलेगा आईडीएक्स के नाम से। इसके अंतर्गत आईडीएक्स लाइक प्लेटफॉर्म जो है वो सेंट्रल मिनिस्ट्री द्वारा एक स्टार्टअप के रूप में इंटीग्रेट किया गया। फिलहाल आईडीएक्स कोई नया नहीं है, आईडीएक्स जैसी चीजों को इंप्रूव किया गया है ना, लाया गया। ये आईडीएक्स फिलहाल 2018 में लाया गया। कहा गया? आईडीएक्स को प्राइम मिनिस्टर ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2018 में लॉन्च किया था। आईडीएस का पूरा नाम है द इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस स्कीम। यहां पर डिफेंस और एरोस्पेस में जो विकसित विकास कार्य है उसको बढ़ावा देने के लिए लाया गया था, क्योंकि डिफेंस और स्पेस हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये आईडीएक्स अपने आप में भी इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान रखेगा। इस तरह की चीजों को एम 2.0 के अंतर्गत फिर बात हुई है कि इनको और ज्यादा बूस्ट अप किया जाए, जिससे डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर को और ज्यादा बढ़ावा मिल सके, ठीक है ना, और ज्यादा इंकरेजमेंट मिल सके। तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट था जो आपको पहले लेक्चर में मुझे कराना था। यानी पहले लेक्चर में मिला जुलाकर दो चीजें रही आप पे करंट अफेयर्स के लिए। पहला तो बच्चा आपका रहा क्या? ऑपरेशन द्रोणागिरी, और दूसरा जो रहा एम 2.0। मैंने एक एक पहलू को बहुत ढंग से कवर करने की कोशिश की है। इस पीडीएफ को जाकर अब इस टेलीग्राम से ले लेंगे, या इसे छोड़िए, सीधा मैं आपको बता देता हूं, डॉक्टर रवि पी अग्रहरी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे जाकर आप पीडीएफ को सीधा ले लेंगे, ठीक है। और बाकी अंत में एक चीज और बता दूं आपको, इन पीडीएफ को आप दूसरों तक जरूर पहुंचाएंगे, बिल्कुल शेयर करेंगे, ठीक है। और तीसरी चीज, मेरी बुक्स जो है वो जब जब अपडेट होती है ना, आप मित्रों से लेकर पढ़ जरूर लेंगे, ठीक है। जो नई एडिशंस की बुक आती है वो मित्रों से लेकर पढ़ जरूर लेंगे, क्योंकि इससे फायदा क्या होगा, मैं आपके साथ पिछले कई सालों से लगातार करंट अफेयर्स पढ़ाता रहा हूं, तो आगे भी आप जुड़े रहे मेरे साथ, क्योंकि हो सकता है आप में से कोई आगे दूसरा अटेम्प्ट दे रहा हो, तीसरा अटेम्प्ट दे रहा हो, कुछ को जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ में से काफी लोग ऐसे होंगे जो बच्चे इस बार ही निकल चुके होंगे, ठीक है। बाकी यूट्यूब, इंस्टाग्राम वगैरह आप सब जानते हैं, इसमें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। ये वो बुक है जो सेम इंग्लिश हिंदी दोनों में आती है, सब बोलते हैं इसलिए मैं भी बोल देता हूँ, इस किताब को जरूर पढ़ेगा। हो सकता है आपको ये लगे कि मेरी किताब है तो मैं अपनी किताब बोल रहा हूँ, मन करे तो पढ़िएगा, मन करेगा तो मत पढ़ेगा, पर मेहनत बहुत की है, मैंने कोशिश की है, आज तक लोगों ने पढ़ा है, रिजल्ट अच्छे दिए हैं, उम्मीद है आप भी अच्छा देंगे। सो थैंक यू एवरीवन। बाकी अगले लेसन में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। थैंक यू टू कीप पेशेंस और मेरे ऊपर भरोसा बनाए रखने के लिए। अंत में चलते चलते इन वीडियोस को हर ग्रुप पे जरूर पहुंचाइएगा, ताकि जो मेरी मेहनत है हर साल जो मैं करता हूं हर चैनल्स तक पहुंच जाए। थैंक यू एवरीवन, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।